हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लें जिसका जवाब हम अल्लाह को आखिरत में दे पाएँ, तो वो काम ज़रूर करना चाहिए। एंड मैंने बहुत अर्ली ऑन अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई कर लिया था कि अल्लाह ने मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल दिया है फॉर पब्लिक स्पीकिंग। बीइंग अ फीमेल, आई नो कि औरतों को अपनी खूबसूरती बढ़ाने का बहुत शौक है। ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर फितरत डाली है। अगर मुझे दूसरी कोई जगह हिंदुस्तान में पसंद आई है तो वो हैदराबाद पसंद आई है, क्योंकि मैं हैरान होती हूँ यहाँ की मेहमान नवाजी देख के कि कैसे लोग इतने ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और इतनी ज़्यादा खिदमत करते हैं किसी भी मेहमान की। तो मैंने हैदराबाद जैसा और कोई शहर नहीं देखा। प्लस यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो हिस्ट्री है, इट्स सो रिच कि जब मैं सुनती हूँ कि यहाँ के नवाब्स ने कैसे कैसे खिदमत खल्क करी है और उनकी फ्यूचर जनरेशन्स आज तक कर रही हैं। एंड जैसे आपका सियासत टीवी है, मैंने देखा कि आप क्या क्या वर्क करते हैं, तो मैं इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन। जैसे मेरे फादर कहते हैं कि अभी आपको और काम करना चाहिए, तो हैदराबाद में आके पता लगता है कि और क्या क्या काम करा जा सकता है और लोग कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई है जान के कि विमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं सियासत टीवी, चाहे वो एजुकेशन फंडिंग हो, बहुत सारे लोगों की शादियां कराने में मदद करते हैं, बिकॉज ये सबसे बड़ा हेडेक होता है लोगों का। सियासत अखबार का ये कारनामा है। जी। ऑल्सो जो लावारिस बॉडीज होती हैं, मुस्लिम बॉडीज, उनके बरियल का काम करते हैं। एंड इसके अलावा अगर किसी को किसी भी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या कोई और हेल्प चाहिए, तो सियासत टीवी उन्हें खाली हाथ नहीं भेजता, विच आई हैव नॉट सीन एनी अदर मीडिया हाउस डूइंग। आई बिलोंग टू दिल्ली and I can say that I have never seen someone doing such great work for the society. सियासत अखबार जो काम कर रहा है खिदमत खल्क का, वो मैंने किसी भी और मीडिया हाउस को करते हुए नहीं देखा। मेरे जैसे यूथ के लिए इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि हमें एक आगे के लिए इंस्पिरेशन मिलती है कि अपनी ज़िंदगी में और क्या क्या किया जा सकता है, और अगर इंसान सिर्फ नियत कर ले तो वो कितनी पावर रखता है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करने की दुनिया में। तो ये मुझे सियासत अखबार से सीखने को मिला। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों की यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ को पेश करते हैं, ऐसी शख्सियतों को पेश करते हैं जिनका माशरे पे गैर मामूली असर होता है। वो माशरे को अपने कामों के ज़रिए, अपने कारनामों के ज़रिए, अपने बातों के ज़रिए मुतासिर करते हैं, अपनी लिखाई के ज़रिए, अपनी तहरीरों के ज़रिए मुतासिर करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम आमने सामने में जहाँ उलमा व मशाइखीन को मदऊ करते हैं, वहीं खिलाड़ी भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह अगर आप देखें, साइंटिस्ट भी आते हैं यहाँ पर, सियासतदान भी आते हैं और ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने माशरे में एक नया शऊर बेदार किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आज के मेहमान का सवाल है कि उस मेहमान के बारे में आपको बताते हैं कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही नहीं बल्कि मोटिवेशनल स्पीकर भी है। और आप ये जानकर हैरत होगी कि आपने उनके कई वीडियोस देखे होंगे, और हम बिलाशुबा ये कह सकते हैं कि वो हिंदुस्तान की नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक की या साउथ इंडिया की एक पहली बाहिजाब या हिजाबी यूट्यूबर है। हमारी मुराद है रमशा सुल्तान से, और हम इस प्रोग्राम में रमशा सुल्तान का खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि रमशा सुल्तान हैदराबाद आई हुई थी, तो हमने सोचा क्यों ना उन्हें इस स्टूडियो में तलब किया जाए, स्टूडियो में मदऊ किया जाए। तो बहरहाल वो आई थी हमारे एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान साहब और न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान से मुलाकात के लिए, और हमने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और उन्हें हमारे स्टूडियो में खींच लाया एक तरह से कि ज़रूर आप आइए, क्योंकि मोटिवेशनल जो स्पीकर होता है वो नौजवान नस्ल पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो बहरहाल रमशा के बारे में जब मैंने जैसा कि बताया कि आप अगर फेसबुक देखेंगे, आप अगर इंस्टाग्राम देखेंगे, आप अगर दूसरे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, तकरीबन 7 प्लेटफॉर्म्स पर वो आपको नज़र आएंगी, प्यारी प्यारी बातें करते हुए, अच्छी बातें करते हुए, नेकी का दर्द देते हुए और आपको इंस्पायर करते हुए कि आपको क्या करना चाहिए। तो बहरहाल रमशा से पहला सवाल ये है कि उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का ख्याल कैसे आया? तो इसके पीछे एक बहुत सिंपल सोच ये थी कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लें जिसका जवाब हम अल्लाह को आखिरत में दे पाएँ, तो वो काम ज़रूर करना चाहिए। एंड मैंने बहुत अर्ली ऑन अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई कर लिया था कि अल्लाह ने मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल दिया है
फॉर पब्लिक स्पीकिंग। बोलने में मैं बहुत अच्छी हूँ। स्कूल में, कॉलेजेस में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता था जो मैं जीतती नहीं थी। तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि अल्लाह ने मुझे ये खूबी दी है, फिर मैंने इसको अल्लाह की राह में डेडिकेट कर दिया। एंड उसमें भी मैं यूथ को टारगेट करती हूँ अपनी वीडियोज़ में, एंड जनरल एक बहुत मोटिवेशनल तरीके से लोगों को अल्लाह से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ मैं। एंड दैट्स माय एंटायर गोल कि अगर हमारी जनरेशन जो है वो अल्लाह से कनेक्ट हो जाए और अपनी ज़िंदगी वैसे बिताने लगे जैसे बितानी चाहिए, तो आई गेस इससे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट और किसी चीज़ का हो नहीं सकता। सो आई ट्राई टू डू माई पार्ट कि जितना भी अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, जितने भी स्किल्स दिए हैं, चाहे वो बोलने को हों, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हों, जिस भी तरीके से अल्लाह ने मुझे जो स्किल दिया है उसे मैं अल्लाह की राह में इस्तेमाल करूँ। रमशा बेसिकली एक इंजीनियर है, लेकिन रमशा जब बात करती हैं दीन की तो ऐसा लगता है कि कोई आलिमा बात कर रही है। रमशा अगर बात करती है किसी प्रोडक्ट के बारे में तो ऐसा लगता है कि रमशा किसी चीज़ को प्रोमोट कर रही है। या फिर रमशा अगर कोई बात करती है अपनी बहनों से, यानी जो लड़कियां होती हैं, तो ऐसा लगता है कि रमशा एक रिफॉर्मर की तरह बात कर रही है। तो ये कहाँ से आई खूबियाँ? ये मैं आपसे यही बात कर सकती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है। आई ट्रूली आई एम ग्रेटफुल कि अल्लाह ने मुझे ये चीज़ दी। ऑल्सो जो मेरे वालिद साहब हैं राहत सुल्तान खान, ही इज़ अ ग्रेट स्पीकर इन हिमसेल्फ। तो मेरे ख्याल से जेनेटिकली भी मुझ में ये चीज़ आई कि बोलने के तरीके में, चीज़ों को प्रेजेंट करने के तरीके में बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैं कर पाती हूँ। ऑल्सो स्कूल में जब मैं थी तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी इनकरेज करते थे मेरी टीचर्स को और मुझे भी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्टिसिपेट करूँ। तो कैमरा को फेस करना या फिर स्टेज पे खड़े होकर बोलना या पब्लिक स्पीकिंग करना, बचपन से मेरे वो स्किल्स ब्रश अप हुए हैं। तो अब जाके मैं उसे एक पॉजिटिव वे में यूज़ कर पाती हूँ। तो प्रैक्टिस मेरी बड़े होते हुए खूब सारी हो गई एंड नाउ आई एम यूजिंग इट पॉजिटिवली। नाज़रीन, अक्सर किसी से पूछा जाता है कि आपकी कामयाबी के पीछे कौन है, तो हर कोई कहता है कि माँ है, लेकिन रमशा ने उनके वालिद साहब का नाम लिया, तो हम ये सवाल करते हैं फिर वालदा ने क्या किया? वालदा मेरी बैकबोन है, जो कुछ भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने हैंडल करी है मेरी लाइफ में, मुझे जिस तरीके से बड़ा किया है, जो मेरे अंदर स्किल्स हैं, जो भी चीज़ें आई हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटे से बच्चे को अगर बहुत सारी रिकॉग्निशन मिलती है, हर कंपटीशन वो जीत रहा है, सारी टीचर्स उसे सर पे उठाकर उसे अप्रिशिएट कर रही हैं, तो बहुत ईजी है किसी इंसान में गुरूर आ जाना, जो कि मुझे ऐसा फील होता है बचपन में थोड़ा सा मुझ में आ गया था। तो मेरी मदर ने मुझे बिठाकर समझाया था कि अल्लाह को गुरूर करने वाले लोग नहीं पसंद। बहुत खूब, बहुत प्यारी। और वो चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया कि आज जब मेरे पास सब कुछ है, सारी रिकॉग्निशन है, लोग इतनी इज्जत करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, तब भी मुझ में थोड़ा सा भी गुरूर नहीं है। तो ये एक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मेरी पर्सनालिटी में हैं, वो मेरी मदर की वजह से है। तो मेरे पेरेंट्स दोनों ने मिलके मुझे घर का माहौल जो दिया, जो एजुकेशन मुझे दी, जो फैसिलिटीज़ मुझे दी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। कई बार फैमिलीज में ये कहा जाता है कि बेटियों को तरजीह नहीं दी जाती भाइयों के ऊपर। आई कैन से द ऑपोजिट। मेरे पेरेंट्स ने मुझे तरजीह दी मेरे भाई के ऊपर, जो कि बहुत एक इनकरेजिंग चीज़ थी मेरे लिए। एंड उसी का नतीजा है कि आज मैं ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट कर पाती हूँ मुस्लिम वुमेन को। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने ही मुझे सब कुछ बनाया है। बहरहाल रमशा के बारे में आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि वो जहाँ इंजीनियर है वहीं उन्होंने MBA भी किया है और बिज़नेस वुमेन है, और बिज़नेस वुमेन की हैसियत से वो कामयाब भी रही हैं। और फिल वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम हैं, लेकिन दौरे करती हैं ख़ासतौर पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के। और आपने देखा कि किस तरह उनके वीडियोज़ आते हैं। कम अज़ कम यूट्यूब पर आप देखेंगे कि उनके 500 वीडियोज़ ऐसे हैं जिसमें वो लोगों को नेकी की बात बताती हैं। और ख़ासतौर पर जैसा कि मैंने कहा कि हिजाबी यूट्यूबर है, तो आप ये बताइए कि ये ख्याल कब आया कि अक्सर लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल अजीब अंदाज में पेश होते हैं यूट्यूब पर ताकि जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं या व्यूवरशिप है वो बढ़ जाए, लेकिन आपने हिजाब को जो इंतखाब किया। अभी मैंने देखा एक लड़की आपसे मिलने आई थी, वो कह रही थी कि मैंने आपको हिजाब में देखकर और उसी तरह का हिजाब इख्तियार किया है। जी, तो मैंने हमेशा अपने हिजाब को अपनी आइडेंटिटी माना है, क्योंकि हिजाब की सिग्निफिकेंस एक यही है कि आप मुसलमान एज आपकी पर्सनालिटी रिकॉग्नाइज हो सके। तो मैंने इसे आई हैव ऑलवेज टेकन प्राइड
इन वेयरिंग हिजाब। और जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो ऑफ कोर्स ऐसा होता है लोगों में डर कि अगर मैं एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूंगी आई विल लूज अ लॉट ऑफ वर्क, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, ब्रांड्स विल नॉट वर्क विद मी। बट मैंने उस चीज को फोकस नहीं किया क्योंकि मैंने अल्लाह को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाया एंड मैंने इसको पॉजिटिवली लिया एंड विच इज व्हाई आई बिकेम द फर्स्ट हिजाबी यूट्यूबर ऑफ इंडिया। एंड इसके ज़रिए जब मुझे लोगों के मैसेजेस और ईमेल आना शुरू हुए कि पहले हम सोचते थे कि अगर हम हिजाब पहन लेंगे तो लोग हमें बैकवर्ड समझेंगे या फिर वो लोग हमसे पूछेंगे कि हम पे ज़बरदस्ती की गई है हिजाब पहनने के लिए। बट आप जो ऐसे जिस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं मुस्लिम वुमेन को, तो हम में भी कॉन्फिडेंस आया है कि हम हिजाब पहन सकें। तो मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं लड़कियों के विच से कि आपकी वजह से हमने हिजाब पहनना शुरू किया, तो और ज़्यादा मुझे इसमें मोटिवेशन मिलती है कि आई कीप डूइंग व्हाट आई डू। अच्छा रमशा, आपकी कामयाबी का राज मैं समझता हूँ कि आप जो अपने वीडियोस होते हैं उसमें किसी मज़हब का नाम नहीं लेती, बल्कि ये देखती हैं इंसानियत को ज़्यादा अहमियत देती हैं। तो आप ये बताइए कि नॉन मुस्लिम्स का क्या रिएक्शन होता है? तो मेरी वीडियोस का नंबर 1 गोल होता है, मैं किसी भी और कम्युनिटी को या रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं करती, मैं सिर्फ पॉजिटिव बातें करने की कोशिश करती हूँ। और नॉन मुस्लिम्स का रिएक्शन ये है कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स मुझे फॉलो करते हैं एंड मैंने रमज़ान सीरीज़ बनाई थी एक स्पेशल रमज़ान सीरीज़ फॉर नॉन मुस्लिम्स, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। एंड उस पे रिएक्शन ये था कि काफ़ी सारे लोगों ने उस पे रिएक्शन वीडियोस बनाई और उनके और लाखों हज़ारों लोगों ने उन वीडियोस को देखा। बेसिकली दोज वीडियोस वर व्हाई मुस्लिम्स प्रे 5 times a day, व्हाई डू मुस्लिम women वेयर हिजाब। क्योंकि मेरी एक बेसिक थिंकिंग ये है कि एज अ मुस्लिम अगर हम नहीं बताएंगे कि वाई डू वी डू दीज थिंग्स तो फिर और कौन बताएगा। एंड हमारी जिम्मेदारी है एज अ मुस्लिम कि हम अवेयरनेस स्प्रेड करें और एक बेसिक अवेयरनेस हो ताकि ये कम्युनिटी जो पूरी दुनिया है एक पीसफुल कम्युनिटी बन सके। आप ये बताइए कि चलिए हर इंसान ये चाहता है कि उसके जो काम है उसके बारे में पॉजिटिव कमेंट्स आए, लेकिन बाज़ वीडियो पे हो सकता है कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो आप किस तरह फील करती हैं? हर इंसान को बुरा लगता है अगर कोई नेगेटिव कमेंट आए तो, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 7-8 years आई एम डूइंग दिस, तो अब काफ़ी थिक स्किन डेवलप हो चुकी है कि आई अंडरस्टैंड कि एक मिक्स रहेगा ऑफ लव एंड हेट एंड मैं उसे ऑफ कोर्स कभी कभार थोड़ा सा डिस्करेज हो जाती हूँ मैं, क्योंकि वो पर्सनल अटैक्स होते हैं। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ को आगे लेकर चलूँ, क्योंकि चाहे थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है मेरी वजह से पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर हो रहा है। सो आई ट्राई टू फोकस दैट, क्योंकि अगर मैं रुक गई तो प्रोग्रेस जीरो है ना। चाहे अगर कुछ ना कुछ मैं कर रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस कौम के लिए कुछ कर दूँ पॉजिटिव। चलिए हम चलते हैं व्यूवरशिप की तरफ। जी, आप यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी व्यूवरशिप जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी ज़्यादा व्यूवरशिप होगी तो उसकी मकबूलियत या पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो आपकी व्यूवरशिप के बारे में बताइए। इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। पहले मैं एज अ यूट्यूबर इट्स वेरी नेचुरल कि हर वक्त हम वीडियो के व्यूज़ काउंट करते रहें कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या फिर मेरे पास कौन सी ब्रांड्स आई काम करने के लिए। एक वक्त आया मेरी लाइफ में वेरन आई डिसाइडेड कि मैं नहीं देखूंगी कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं या मेरे पास ब्रांड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दिस एंड मैं अब से वो वीडियोस बनाऊंगी जो मैं खुद सुनना पसंद करती हूँ। और मैं वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ, जो मेरा लाइफ का गोल है। अब इसमें अगर मुझे नुकसान होता है, कम व्यूज आते हैं, काम नहीं आता है, आई डू नॉट केयर। एंड मैंने सबसे टॉप प्रायोरिटी जो अल्लाह की है उसे रखी अपनी लाइफ में, और उसके बदले आप देखिए कि ये हुआ कि माई वीडियोज वेंट वायरल ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड कई बार ऐसा होता है कि वायरल होने का एक छोटा सा राइज आता है एंड देन इट फॉल्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन सो मेनी ईयर्स। लोग मेरी वीडियोस को लगातार देखते हैं, लगातार पसंद करते हैं। दे आर वाइडली शेयर्ड ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड वही है, अगर आप दुनिया के पीछे भागते हैं तो आप हमेशा दुनिया के पीछे ही भागते रहेंगे, बट अगर आप अल्लाह को अपना फोकस बनाते हैं तो दुनिया आपके पीछे भागना शुरू कर देती है। एंड आई हैव सीन दैट एंड बस जब मैंने व्यूज पे फोकस करना खत्म कर दिया तब अल्लाह ने व्यूज ऐसे दिए कि अब आई कांट कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ मेनी पीपल वॉच मी। अच्छा ये बताइए कि आपके जो व्यूवर्स होते हैं वो लड़कियां होती हैं बहुत ज़्यादा, या फिर ख़वातीन होती हैं, या फिर दूसरे एक एज का जो ग्रुप होता है, यंग एज के जो ग्रुप हैं वो होते हैं? जी, तो मेरे में मिक्स व्यूअरशिप है, बोथ मेल एंड फीमेल, बट मेजॉरिटी ऑफ देम इज फ्रॉम द यंगर जनरेशन।
और ओल्डर जनरेशन भी, लाइक हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है, दे ऑल्सो व्यू माई वीडियोज। तो आई गेस 2 generations वॉच मी। या अच्छा, एक बात बताइए कि हर माँ बाप को ये ख्वाहिश रहती है कि उसका जो बेटा है या बेटी है बहुत तरक्की करे, तो आपकी जो कामयाबी है उस पर माँ बाप क्या कहते हैं आपके? मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जब मैं स्कूल में भी थी तब मैं छोटा सा फेसबुक पेज रन करती थी ऑफ इस्लामिक रिमाइंडर्स। तो मेरे फादर हर वक्त मुझसे अपडेट पूछते थे कि आपने उस पर कुछ अपडेट करना बंद क्यों कर दिया, यू शुड कीप डूइंग दिस। तो हमेशा से दे हैव एनकरेज मी टू डू दिस एंड उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो वो मुझसे कहते हैं कि अभी आपको और काम करना चाहिए, अभी आप और बेहतर कर सकती हैं, अभी आप और नॉलेज हासिल कर सकती हैं, और लोग दुनिया में बहुत बहुत चीज़ें करते हैं खिदमत खल्क के लिए, तो आपको और करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अक्सर ख़वातीन के बारे में लोग बोलने से शर्माते हैं, जो इश्यूज होते हैं, तो आप किस तरह उसको डील करती हैं? मैं कुछ चीज़ों के मामले में नहीं शर्माती, कुछ चीज़ों के मामले में मैं नहीं शर्माती, जैसे कि आई टॉक अबाउट मेंस्ट्रुएशन ओपनली एंड आई टॉक अबाउट फीमेल हाइजीन, जैसे कि हाउ टू बेथ आफ्टर पीरियड्स मेरी वीडियोस होती हैं, जो कि ऐसे टॉपिक्स हैं विच पीपल डू नॉट टॉक अबाउट। बट अगर हम एजुकेट नहीं करेंगे अपनी ख्वातीन को, अगर हम उन्हें नहीं बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर नॉलेज कैसे स्प्रेड होगी। एंड ये सारे सहाबियों से हमें सीखने को मिलता है कि जहाँ नॉलेज की बात आती है वहाँ आपको शर्माना नहीं चाहिए। ऐसी कितनी सारी सहाबाएं थीं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके उनसे सवाल पूछती थी, क्योंकि वो ज़रूरी था। अगर हम नहीं पूछेंगे सवाल या फिर अगर हम स्प्रेड नहीं करेंगे अवेयरनेस, तो नॉलेज कैसे फैलेगी। और हमारा दीन नंबर 1 प्रायोरिटी देता है नॉलेज को। बहुत ही प्यारी बात कही है, और जिन्होंने जिस तरह बात कही है सहाबियात के बारे में, तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कई अहादीस के वो रावी हैं। तो बहुत यानी इस्लाम जो है हमेशा ख़वातीन को आज़ादी देता है। खुद आप देखेंगे कि हमारे उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक मक्के की बहुत बड़ी ताजिरा थी, बिजनेस वुमेन थी। तो मैं समझता हूँ कि आपने उस पर भी वीडियो बनाए होंगे। जी। आई कीप मेकिंग वीडियोज़ जिसमें वीडियोस अवेयरनेस स्प्रेड करती हैं कि हाउ इस्लाम एम्पावर्ड वुमेन, व्हाट आर द राइट्स दैट इस्लाम गिव टू वुमेन। एंड काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं जान के कि इतनी राइट्स हैं ऐसे ज़माने में जहाँ पर औरतों को जिंदा दफन किया जाता था, वहाँ पर इस्लाम आया और ऐसे एम्पावर किया औरतों को कि आज तक वो राइट्स लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ मुस्लिम वुमन, और मैं और लोगों को भी यही अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करती हूँ, सो दैट दे टेक प्राइड इन देयर रिलीजन। अच्छा, हम आपके जो एक्टिविटीज़ है उस बारे में बात करेंगे। आप ये बताइए कि अक्सर जो ख़वातीन होते हैं, लेडीज़ होते हैं, वो कपड़ों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं, और मैंने आपके वीडियोस भी देखा है कि आप उन्हें बताती हैं कि किस तरह यानी फैशन को अपनाया जाए, किस तरह गुरेज किया जाए उससे, और ख़ास तौर पर जो लिपस्टिक्स वगैरह होती हैं तो आप उसके बारे में बताती हैं कि मैचिंग कलर क्या होना चाहिए। और तो आपको, और यहाँ तक मैंने आपको देखा कि हेयर ऑयल के बारे में भी ख़वातीन के ताल्लुक़ से बता रही थी। तो आप ये बताइए कि क्या ये लोग डिमांड करते हैं कि आप इस तरह के वीडियोस बनाएं? जी, मैं काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ बनाती हूँ, एंड विच इज़ वाई आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल कि मैं होम रेमेडीज़ बनाऊँ। तो वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल रेमेडीज़ होती हैं कि लोग उसे पसंद करते हैं, और वो जब उसे इस्तेमाल करते हैं दे रियली लाइक इट। तो इसीलिए वो डिमांड करते हैं कि मैं और थोड़ी ब्यूटी टिप्स या हेयर केयर टिप्स बनाऊं, एंड लोगों को उससे भी फ़ायदा होता है, तो व्हाई नॉट। क्योंकि बीइंग अ फीमेल आई नो कि औरतों को अपनी खूबसूरती बढ़ाने का बहुत शौक है, ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर फितरत डाली है। तो होम रेमेडीज़ में बताती रहती हूँ, क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं है। पकवान के बारे में भी बताती हैं आप? नो, नॉट इनटू कुकिंग, ऑल्दो मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट सारी चीज़ें मैं नहीं करती। जो चीज़ें मुझे लगता है मैं अच्छे तरीके से लोगों पे प्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं वो करती हूँ। आपने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया, तारीख़ी शहर भी गए आप, दिल्ली में तो आप रहती हैं, लेकिन नाज़रीन जैसा कि मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में हैं और असल में जो है वो दिल्ली की रहने वाली हैं। तो बहरहाल इनको मौका मिला हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों का। तो आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा शहर है जो आपके दिल में उतर गया? सबसे पहले तो मेरे दिल में दिल्ली ही है, क्योंकि दिल्ली में ही मैं बड़ी हुई हूँ, और दिल्ली जो है वो बहुत बेहतरीन शहर है। और उसके अलावा अगर मुझे दूसरी कोई जगह हिंदुस्तान में पसंद आई है तो वो हैदराबाद पसंद आई है, क्योंकि मैं हैरान होती हूँ यहाँ की मेहमान नवाजी देख के कि कैसे लोग इतने ज़्यादा मोहब्बत करते हैं
और इतनी ज़्यादा खिदमत करते हैं किसी भी मेहमान की, तो मैंने हैदराबाद जैसा और कोई शहर नहीं देखा। प्लस यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो हिस्ट्री है, इट्स सो रिच कि जब मैं सुनती हूँ कि यहाँ के नवाब्स ने कैसे कैसे खिदमत खल्क करी है और उनकी फ्यूचर जनरेशन्स आज तक कर रही हैं। एंड जैसे आपका सियासत टीवी है, मैंने देखा कि आप क्या क्या वर्क करते हैं, तो मैं इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन। जैसे मेरे फादर कहते हैं कि अभी आपको और काम करना चाहिए, तो हैदराबाद में आके पता लगता है कि और क्या क्या काम करा जा सकता है और लोग कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। जी, अभी आपने न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने क्या क्या बताया आपको, आप बता सकती हैं? मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई है जान के कि विमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं सियासत टीवी, चाहे वो एजुकेशन फंडिंग हो, बहुत सारे लोगों की शादियां कराने में मदद करते हैं, बिकॉज ये सबसे बड़ा हेडेक होता है लोगों का। सियासत अखबार का ये कारनामा है। जी। ऑल्सो जो लावारिस बॉडीज होती हैं, मुस्लिम बॉडीज, उनके बरियल का काम करते हैं। एंड इसके अलावा अगर किसी को किसी भी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या कोई और हेल्प चाहिए, तो सियासत टीवी उन्हें खाली हाथ नहीं भेजता, विच I have not seen any other media house doing. I belong to Delhi and I can say that I have never seen someone doing such great work for the society. सियासत अखबार जो काम कर रहा है खिदमत खल्क का, वो मैंने किसी भी और मीडिया हाउस को करते हुए नहीं देखा। वैसे भी आपने दौरान गुफ्तगू जिस तरह बताया कि एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान साहब और उनके फर्जंद आमिर अली खान साहब की जो खिदमत रही हैं वो गैर मामूली रही हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये इनाम है हैदराबादियों के लिए और एक तोहफा है समझो कुदरत का। जी, और मेरे जैसे यूथ के लिए इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि हमें एक आगे के लिए इंस्पिरेशन मिलती है कि अपनी ज़िंदगी में और क्या क्या किया जा सकता है, और अगर इंसान सिर्फ नियत कर ले तो वो कितनी पावर रखता है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करने की दुनिया में। तो ये मुझे सियासत अखबार से सीखने को मिला। बहुत अच्छी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक सियासत अखबार का सवाल है, न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान से मुलाकात में भी उन्हें बहुत कुछ जानने का मौका मिला, और ख़ास तौर पे जनाब जाहिद अली खान साहब के बारे में सुनकर हैरान रह गई कि एक शख्स इतनी खिदमत अंजाम कैसे दे सकता है। तो बहरहाल रमशा का हैदराबाद में बहुत खैर मकदम किया गया, उनको बहुत प्यार मिला, और हमने खुद देखा कि बाद लड़कियां उनसे मिलकर इस कदर खुशी हुई हैं जैसे उन्हें कोई नेमत मिल गई हो। तो बहरहाल ये अल्लाह का इनाम है, अगर कोई लोग किसी से इतना प्यार करते हैं, और रमशा को इतना प्यार मिला है ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि हैदराबाद में, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो खुश नसीब हैं, और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह का इनाम है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक हमारे प्रोग्राम आमने सामने का सवाल है, हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम पर अपने मेहमान से एक ख़ास मैसेज लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि रमशा हमेशा की तरह जो वीडियोज़ में पैगाम देती हैं, उससे हटकर हमारी जो नौजवान नस्ल है, ख़ासतौर पर लड़कियों को एक ऐसा मैसेज देने का दिया, और सियासत टीवी के ज़रिए, सियासत अखबार के ज़रिए। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हर किसी को एक यूनिक गिफ्ट दिया है। आपके पास कोई यूनिक स्किल है, उसे पहचानिए। आपके अंदर क्या खासियत है, उसे पहचानिए, और जब आप उसे पहचान लें तो उसे आप कोशिश करें कि उसमें आप एक्सपर्टीज़ हासिल करें, और उसके बाद आप उस काम को खिदमत खल्क में लगा दें। You can be a doctor, you can be a good teacher, you can be a good cameraman, you can be a good speaker। उन सारी चीज़ों को आप अगर एक पॉजिटिव ज़रिए में लगा दें और खिदमत खल्क में लगा दें, लोगों की मदद करें। अगर आपके पास कोई आता है और आपके बस में है कि आप किसी की मदद कर दें, किसी को सही गाइडेंस दे दें, तो वो करने की ज़रूर कोशिश करें, एंड आप देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में इतनी सक्सेस पाएंगे जिसका आपने गुमान भी नहीं किया होगा, और उन नेकियों का अजर आपको आखिरत में भी मिलेगा। So recognize the skills that Allah has given you and use them in the path of Allah, and inshallah you will be successful in this dunya and akhirah। बहुत ही प्यारा मैसेज है। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रमशा सुल्तान का सवाल है, तो आपको बता दूं कि रमशा सुल्तान बिलाशुबा यूट्यूब की या जो इंटरनेट की दुनिया है या सोशल मीडिया है, उसकी रज़िया सुल्तान भी है। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी जो यानी लोगों तक रीच है वो गैर मामूली है, और इस तरह की रीच रखने वाली ख़वातीन मिल्लत की या कौम की बहुत अच्छी तरह खिदमत कर सकती हैं। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।